अस्सलाम वालेकुम। मेरे नए 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 व्लॉग में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जो मैंने थंबनेल पे लिखी हूँ कि उम्मीद जिंदगी का एक राज, वो एक मोटिवेशनल स्टोरी में वीडियो के एंड में मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, अभी मेकअप करने बैठी हूँ। ये मेरा मेकअप है। ये देखिए, ये लगाती हूँ मैं फेयर एंड लवली बीबी प्लस क्रीम। ये मैं लगाती हूँ। ये अच्छी रहती है, बिल्कुल नेचुरल लुक देती है। अगर आप लोगों को यूज करना है तो कर सकते हैं। और पाउडर में मैं ये पाउडर लगाती हूँ, वाइट टोन फेस पाउडर, टैल्कम पाउडर है ये इसमें खुशबू कम होती है, इसलिए मैं लगाती हूँ। ये इस्लाम में औरतों को खुशबू लगा के बाहर जाने की इजाज़त नहीं है ना, इसलिए मैं दूसरे पॉन्ड्स वगैरह जो रहते हैं उनमें बहुत खुशबू होती है, इसलिए वो मैं यूज़ नहीं करती। इसमें बहुत ही हल्की सी खुशबू है और वो फिर लगा लो तो एक बार आती भी नहीं है। तो ये पाउडर हो गया मेरा। काजल जो मैं लगाती हूँ, ये देखिए, ये मुमताज़ काजल है। आंखों के अंदर लगाने के लिए मैं यही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी, बहुत पुराना ब्रांड है मुमताज़, और मैं और मेरी अम्मी इसी पे ट्रस्ट करते हैं, इसे भरोसा करते हैं। आंखों के अंदर कोई नए काजल नहीं लगाते, इसलिए, क्योंकि आंखें बहुत नाजुक जगह है और इसीलिए उसकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है, इसलिए कोई और काजल हम लोग यूज़ नहीं करते। यही काजल को ट्रस्ट करते हैं। अब आप लोग की मर्जी है, आप जो लगाते हैं लगाएं। मैं और मेरी अम्मी का ट्रस्ट इसी पर है, इसीलिए मैं मुमताज़ ही यूज़ करती हूँ आंखों के अंदर लगाने के लिए। और फिर आंखों के ऊपर जो मैं लाइनर के लिए यूज़ करती हूँ, वो मैं ये क्लासिल काजल यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसको मैं आंखों के अंदर कभी नहीं लगाती हूँ। ये मैं ऊपर आंखों के ऊपर यूज़ करती हूँ इसको। देखिए, क्लासिल काजल बहुत अच्छा होता है और बहुत गहरा काला कलर आता है, इसलिए मुझे पसंद है। मैं उसी को यूज़ करती हूँ। और कॉम्पैक्ट में मैं ये लैक्मे का नेचुरल वाला यूज़ करती हूँ। ये देखिए, ये वाला यूज़ करती हूँ कॉम्पैक्ट में। बिल्कुल नेचुरल लुक आता है, इससे पता भी नहीं चलता आपने मेकअप किया। मैं ये यूज़ करती हूँ। खेल रही हूँ ये जंगल बुक का गेम, मुझे बहुत पसंद है। और मैं आपको बता दूं, जंगल बुक वो पहला कार्टून है जो मुझे चाइल्डहुड में पसंद आया था। तो इसका सेटअप करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं कभी भी बोर्ड गेम खेलती हूँ तो एक स्टोरी बना के खेलती हूँ। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ एक स्टोरी। ये शाहिद नाम का एक लड़का है, उसे सब डरपोक कहते हैं और उसे चढ़ाते हैं गाँव में। और शाहिद, तो कुछ लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं हमेशा। तो शाहिद कहता है, मैं डरपोक नहीं हूँ। तो वो तीन लड़के, जिसमें से एक लड़के का नाम है अफजल, एक का नाम है अनवर और एक का नाम है सरफराज, ये तीनों दोस्त हमेशा उसकी हंसी उड़ाते हैं। तो शाहिद कहता है, नहीं, मैं बहादुर हूँ। तो वो तीनों दोस्त कहते हैं कि तुझे इतनी हिम्मत है तो इस जंगल में जहाँ पे एक आदम को शेर है, वहां से उस जंगल में तू जा कर बता। और शाहिद अपनी बहादुरी साबित करने के लिए अब जंगल में पहुंच चुका है और शेर उसके पीछे लगा है। अब देखते हैं क्या होता है। ये रहा, क्योंकि शेर गाना स्टार्ट करता है, इसलिए
ये पहला कार्ड। और जो मोगली है उसे हम शाहिद मानते हैं। मोगली को मिल गया है ट्रैप शेर खान, और अब मोगली दूसरा कार्ड उठाएगा और मोगली को मिला है थ्री ब्लॉक साइड, यानी कि शाहिद को। अब देखते हैं कि शेर खान को क्या मिलता है, क्या होगा, क्या शाहिद को शेर खान खा जाएगा। अब शेर खान की बारी है और शेर खान को मिला है 1 ब्लॉक अहेड का कार्ड। अब क्या होगा। नो, ये क्या हो गया, कान ने मोगली को पकड़ लिया है, यानी कि शाहिद को। अब शाहिद बाहर कैसे नहीं निकलेगा। देखते हैं क्या होता है। शाहिद की धड़कने तेज, शेर खान आ रहा है, अब क्या होगा। लेकिन शाहिद के पास है यस के कार्ड, इससे निकल जाएगा वो। अब देखते हैं क्या आता है अगले कार्ड में। और शाहिद को ये मिला है और वो निकल गया है बाहर। अब बगीरा आ चुका है शाहिद की मदद करने, और हो चुका है शेर कान और बगीरा के बीच में हो रही है फाइट। उसका फायदा उठा के शाहिद आगे निकल गया है। क्या होगा, क्या शेर खान निकल पाएगा। अरे हाँ, शेर खान के पास भी ये है एस्केप कार्ड, और शेर खान भी बाहर निकल गया है, उसको आया है ये कार्ड। एकदम ही सांसें थम रही है, गेम एकदम इंटरेस्टिंग नोट पे पहुंच चुका है। मोगली यानी कि शाहिद को चाहिए दो नंबर या 1 नंबर बाहर निकलने के लिए, और शेर खान को चाहिए 2 नंबर जीतने के लिए। अगर शेर खान जीत गया तो शाहिद को खा जाएगा। अब क्या होता है, अब उठ रहा है ये कार्ड, देखते हैं ये कार्ड ही करेगा शेर खान और मोगली की किस्मत का फैसला इस कहानी में। और अभी टर्न लेकिन मोगली की है, यानी शाहिद की। और ये मिल गया है शाहिद को कार्ड जिसमें लिखा है 2 ब्लॉक्स अहेड, और शाहिद निकल चुका है बाहर। तो फ्रेंड्स, अब आगे कहानी में क्या हुआ मैं ये आपको बताती हूँ। शाहिद बड़ा ही खुश हो गया कि वो शेर खान से बच के बाहर निकल आया, और उसने बड़ी खुशी खुशी जाके अपने बड़े भाई जावेद को इस बारे में बताया, और जावेद ने उसे 2 तमाचे मारा और उसने बोला, तुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि अगर शेर खान तुझे खा लेता तो तेरा क्या होता, हमारा क्या होता, अम्मी अब्बा क्या होता। खबरदार आइंदा से तूने अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाला तो, और ऐसा करके खुद को बहादुर साबित करने की कोशिश किया है तो फिर शायद को इस बात का एहसास होता है। वो अपने भाई से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा, कभी मैं खुद को बहादुर साबित करने के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालूंगा। सो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी जान को खतरे में डालना नहीं चाहिए, और कभी भी किसी को साबित करने के लिए हमें ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहिए जिससे हम अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल दें। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं करूँगी डिनर और आप लोग चलिए मेरे साथ और देखिए कि डिनर में मैं क्या खा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये कर रही हूँ मैं डिनर की तैयारी, सेक रही हूँ पाव। सो फ्रेंड्स, मेरे पास सिक गए हैं। ये देखिए, ये देखिए मैं बना रही हूँ कटलेट, और ये अंडे में मैंने कीमा मिलाई हूँ, मिक्स की हूँ, और लाल मिर्ची पाउडर डाली हूँ इसमें कश्मीरी, और नमक डाली हूँ थोड़ा,
अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लेना, ठीक है। और अब ये हमें तलना है कटलेट। ऐसे फैला देना है। स्लो करके इसको एक साइड से होने देंगे। तो ये देखेंगे इस तरह से पक गया है। जब पक जाए उसके बाद आपको इसको उलट देना है। पकने से पहले करेंगे ना तो टूट जाएगा। अब फ्लेम हाई कर लेना है और नीचे से हो जाए तो निकाल लेना है। ये देखें अब ये हो चुका है। साइड से देखें, ये बस ये देखें ये हो गया है। अब इसे हमें निकाल लेना है। लेकिन अगर हम ऐसा निकालेंगे ना, अगर वो तरीका से, तो ये टूट जाने का खतरा है। तो आपको क्या करना है, प्लेट लेना है और डायरेक्ट प्लेट के ऊपर ऐसे ले जाना है। ये मैंने दोनों छिले तैयार कर ली हूँ। ये मेरा है, ये मम्मी का है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने पाँव भी सेक ली हूँ। और यहाँ पे हमारी ये चाय भी हो गई है। सो फ्रेंड्स, मैं खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, अब टाइम हो गया है उस मोटिवेशन स्टोरी का जो मैंने थंबनेल पे लिखी हूँ, उम्मीद ज़िंदगी का एक राज। तो ये कहानी है रिहाना नाम की औरत की। यानी उसकी शादी होती है, वो काफ़ी पैसे वाली रहती है और उसका जहाँ शादी होती है वो घर में भी बहुत ही पैसे वाले लोग रहते हैं। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहती और बहुत अच्छे से उसकी ज़िंदगी गुजर रही होती है। शौहर भी बहुत अच्छे से रहता है और बहुत मोहब्बत करता है उससे। उसको ऐसा लगता है कि गोया उसे सारी दुनिया की तमाम खुशियाँ मिल चुकी है। मगर अचानक 1 साल के बाद एक एक्सीडेंट में उसके शौहर कोमा में चले जाता है। और जैसे ही उसका शौहर कोमा में चले जाता है, वो उससे इतने सदमे में आ जाती है और डॉक्टर्स कहते हैं कि अब कोई गारंटी नहीं है कि ये कभी कोमे से बाहर आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। या तो आ भी सकते हैं या कोमा में ही कई हालत में मर जाएंगे। जितनी ज़िंदगी है ये ऐसी रहेंगे। तो हॉस्पिटल में ही उसके शौहर को रखे रहते हैं और ये इस कदर सदमे में चली जाती है कि इस कदर डिप्रेशन में चली जाती है कि ना किसी से बात करती है, ना कुछ करती है, बस चुपचाप बैठी रहती है। ना ही कुछ अच्छे कपड़े पहनती है, ना ही कुछ करती है, बस चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहती है। तो उसके सास ससुर उसके माँ बाप को भी बुलाते हैं। वो लोग भी बहुत समझाते, लेकिन किसी का सुनती नहीं है। तो आखिर में वो लोग सोचते हैं कि किसी डॉक्टर से, साइकेट्रिक दिमाग के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो और वो लोग कहते हैं कभी औरत डॉक्टर होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वो लोग किसी औरत साइकेट्रिक दिमाग के डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वो औरत आके उससे बात करती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करती हो और क्यों कर रही हो ऐसा। तो कहती है मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मेरे को जीने कुछ नहीं बचा, अब मेरा शौहर कभी ठीक ही नहीं आएगा, तो मैं क्या करूँगी। तो वो साइकेट्रिक डॉक्टर से कहती है कि देखो ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, तुम उसे इस तरह ज़ाया क्यों कर रही हो। और तुम ये सोचो कि तुम्हारे ऐसा करने से तुम्हारे जो अपने हैं, तुम्हारे माँ बाप को कितना बुरा लग रहा है। और दूसरी बात ये है कि तुम्हारे सास ससुर भी तो उस दुख से गुजर रहे हैं, उनका भी तो बेटा कोमा में है। तो तुम्हें अपने सास ससुर की बेटी बन के, उनकी भी कोई और औलाद नहीं है, बेटी बन के उनकी खिदमत तुम्हें करना है। बल्कि इससे तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम उनकी खिदमत करो, उनका सहारा बनो। और तुम इस तरह से हरकत कर रही हो, इससे क्या मिल जाएगा? क्या तुम्हारा शौहर कोमा से बाहर आ जाएगा? और रही बात उसके बाहर आने की, तो वो तो सिर्फ अल्लाह ही लेके आ सकते हैं। तुम्हें दुआ करना चाहिए अल्लाह से। और डॉक्टर ने ये तो कहे ना कि वो आ सकता है, एक उम्मीद तो है कि वो कभी आ सकता है कोमा से। तो वो साइकेट्रिक डॉक्टर ये समझाती है कि उम्मीद पे दुनिया जीती है। तुम उस उम्मीद को क्यों ख़त्म कर रही हो अपने अंदर से। उम्मीद रखो कि एक ना एक दिन तुम्हारा शौहर ज़रूर कोमा से बाहर आ जाएगा।
तो उसकी समझ में फिर और तो लेकिन वो बोलती कि मुझे हर पल शौहर की याद आती है और फिर मुझे कुछ काम करने में मन नहीं लगता। तो वो डॉक्टर उसे समझाती है कि जिस काम में तुम्हें अच्छा लगता है वो काम करो। तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम्हारा शौक क्या है? तो कहती है पेंटिंग्स बनाना मेरी हॉबी है। तो बोलती है ठीक है तुम पेंटिंग्स बनाओ ना, तुम्हारा अपने आप डिप्रेशन हट जाएगा। तो फिर वो यही करती है, पेंटिंग्स बनाना शुरू करती है और जितनी देर वो पेंटिंग्स बनाती है उसका ध्यान पे यानी शौहर की तरफ नहीं जाता, पेंटिंग्स में लगा रहता है और वो अच्छी रहने लगती है, ज़रा खुश रहने लगती है, थोड़ी ज़िंदगी जीने लगती है। लेकिन फिर भी एक खालीपन उसकी ज़िंदगी में होता है। और फिर इत्तेफाक ऐसा होता है कि उसकी नौकरानी एक दिन एक 6 महीने की बच्ची लेके आती है। बोलती है मेरी बहन की बच्ची है और मेरी बहन मर गई है और मेरे बहन भाई का तो इंतकाल बच्चे के पैदा होने से पहले हो चुका है। अब ये बच्ची को मेरे घर वाले रखने को तैयार नहीं, इसलिए मैं यतीम खाने देने गई थी। लेकिन ये यतीम खाने वाले बोले कि जो वहाँ के बड़े हैं वो अभी तक आए नहीं हैं, इसलिए जब वो आ जाएंगे जब आना। तो इसके दिल में उस बच्ची को देख के रिहाना के दिल में ममता आ जाती है। वो कहती है तुम यतीम खाने में मत दो, ये बच्ची को मैं ले लेती हूँ, मैं इसे पालती हूँ। और फिर वो उस बच्ची को गोद ले लेती है, उसे पालती है और अपनी पेंटिंग्स भी बनाती है और वो ज़िंदगी को खुशी खुशी रहने लगती है। बेशक उसमें यानी दर्द तो उसको दुख रहता है कि शौहर कोमा में है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी जीने लगती है। और फिर 21 साल बाद जब वो बच्ची भी बड़ी हो जाती है, उसका शौहर कोमा से होश में आता है और जब वो होश में आता है तो उसे ये पता चलता है कि उसकी एक बेटी भी है। तो वो बहुत खुश होता है और उसकी दुआ कबूल होती है। तो वो अपने शौहर से यही कहती है कि मुझे उम्मीद थी कि मैं इस उम्मीद के सहारे मैंने ये ज़िंदगी इतने साल निकाल ली, अगर वो उम्मीद ना होती कि आप ठीक हो जाएंगे तो मैं कभी ये ज़िंदगी जी नहीं पाती। सो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे साथ कितना भी बुरा हो जाए हमने उम्मीद को दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ना एक पल में, कितना भी बुरा क्यों ना हो, अल्लाह एक पल में उसे ठीक कर सकते हैं। उस उम्मीद को हमें हमेशा ज़िंदा रखना है। अगर वो उम्मीद ज़िंदा रहेगी ना तो हम इस ज़िंदगी को जी सकेंगे। अगर वो उम्मीद मर गई तो ज़िंदगी जी नहीं सकेंगे। अगर 1% भी उम्मीद है, 1% बोली मैं, उस उम्मीद को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमें उम्मीद है अल्लाह से कि इंशाल्लाह एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा, तो बस उस उम्मीद पे इंसान ज़िंदगी गुजार सकता है। और देखिए कभी भी अगर और इससे हमें एक सीख और मिलती है कि अगर हम डिप्रेशन में चले जाएं तो हमें दोस्तों ये करना चाहिए कि हमें जो अच्छा लगता है वो काम करना चाहिए, हमें उसमें अपना मन लगाना चाहिए। और ये आप ट्राई करके देखना, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी को डिप्रेशन है या कि अगर आपके जान पहचान में किसी को है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और उन्हें भी ये बताना कि अगर कोई डिप्रेशन में चला गया है तो उसे डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए ये करना चाहिए कि जिस काम में उसका मन लगता है वो काम करना चाहिए, जो हॉबी हो उसकी। तो उससे क्या होगा कि उस दुख की तरफ ध्यान नहीं जाएगा और उसी में ध्यान रहेगा जो वो काम कर रहे हैं, और मज़ा आने लगेगा और लगने लगेगा। और उसी हिस्से इंसान ज़िंदगी ऐसा ऐसा करके डिप्रेशन से दूर हो जाएगा और ज़िंदगी जीने लगेगा। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं भी डिप्रेशन में गई थी और डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए मैं भी ये कर रही हूँ कि मैं वीडियोस बना रही हूँ और स्टोरीज़ बनाती हूँ, जो मेरी हॉबी है। और स्टोरीज़ बनाना मेरी हॉबी है, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो फ्रेंड्स, तो अब मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, अब डिनर मेरा हो चुका है, मेरी मम्मी का। और अब मैंने आपको बताई थी एक वीडियो में अपने कि मेरे जो कैरेक्टर्स हैं वो उड़ गए हैं, जो एनिमेशन कार्टून बनाने के। तो अब मैं वो बनाऊंगी, तो इसलिए अब मैं इस वीडियो को इधर ही एंड करती हूँ। फ्रेंड्स, एंड में एक ज़रूरी बात कि संडे के दिन मेरा व्लॉग नहीं आएगा, क्योंकि सैटरडे के दिन मुझे अभी जैसे मैंने आपको बताई कि मुझे अपने कार्टून के कैरेक्टर्स बनाने, और इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते के बाद मुझे मीन्स फिर स्टोरीज़ बोलनी है सैटरडे के दिन, और सब अपलोड करने हैं वीडियोस। और इंशाल्लाह कार्टून के वीडियोस भी सैटरडे के दिन ही हफ्ते भर के मैं इंशाल्लाह 2 हफ्ते के बाद अपलोड करूँगी। सो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा कि मैं व्लॉग बना सकूँ, तो मैं सैटरडे संडे दोनों दिन का व्लॉग एक साथ बना के मंडे को आपको मिलेगा। तो संडे के दिन आपको मेरा व्लॉग नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मंडे फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मेरे इसी तरह के डेली लाइफ के वीडियोस को देखने के लिए
और गेम्स और इंटरेस्टिंग गेम बोर्ड गेम खेलते हुए देखना विद एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, और एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए और मोटिवेट होने के लिए और एंटरटेन होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है इंडियन ब्लॉगर हफ्सा रानी। और मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और जो मैंने बोर्ड गेम खेली वो आपको कैसा लगा, और साथ में एक स्टोरी बोली वो आपको कैसी लगी। और अच्छा दोस्तों मैं चलती हूँ।